क्या आप जानते हैं कि मुगल आजम को बनने में 14 साल लग गए थे? क्या आप जानते हैं कि मुगल आजम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले बन रही थी, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो प्रोड्यूसर चला गया पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रह गए डायरेक्टर। कई सारे एक्टरों ने काम करने से मना कर दिया तो नए सिरे से स्टार कास्ट हुई। लेकिन इस कहानी को समझना है तो के आसिफ के बारे में समझना पड़ेगा, जिनकी आज 52वीं पुण्यतिथि है और जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ 2 फिल्में बनाई, लेकिन उनकी मुगल आजम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। कहा जाता है करोड़ों रुपए उस दौर में पानी की तरह बहा दिए थे, केवल फिल्म रियलिस्टिक लगे। वो गाना प्यार किया तो डरना क्या, उसके लिए 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे और 105 गानों को रिजेक्ट कर दिया गया था। ये वो शख्स है जिनको उनकी पत्नी ने श्राप दिया था कि तुम बेमौत मरोगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा, और वैसे ही इनकी मौत होती है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी फिल्म के हीरो दिलीप कुमार की बहन से चौथी शादी जब की तो दिलीप कुमार ने प्रीमियर में आने से मना कर दिया और फिल्म के प्रीमियर में नहीं आए। अपनी बीवी की सहेली से शादी कर ली इन्होंने। इनकी बीवी कहती है कि बड़े रंगबाज इंसान थे, लेकिन क्या कमाल की फिल्म बनाई थी। और उस फिल्म की कहानी पर आज हम जाएंगे, आपको किस्सा सुनाएंगे मुगल आजम का, कैसे मुगल आजम बनी और क्यों ये फिल्म खास है, क्यों के आसिफ के बारे में आपको जानना चाहिए, कितना कुछ इसकी कहानी में है जो अपने आप में एक फिल्म को समेटे हुए है। इस फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो इनकी कहानी है और इस फिल्म के बनने की कहानी है। मुगल आजम की शुरुआत तब हुई थी जब देश में अंग्रेजों का शासन था। 1922 में उर्दू के एक साहित्यकार थे इम्तियाज अली साहब, जिन्होंने एक नाटक लिखा था अकबर और अनारकली को लेकर, और कहते हैं कि आसिफ इससे इतने इंस्पायर्ड हो गए कि उन्होंने कहा कि इसी पर हम अपनी फिल्म बनाएंगे। जिसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर शिराज अली हकीम को अपने साथ लिया और शिराज अली हकीम और के आसिफ ने साल 1946 में इस फिल्म का निर्माण जो है वो बॉम्बे टॉकीज में शुरू कर दिया। लेकिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और उसके बाद इतने ज्यादा सांप्रदायिक तनाव बढ़ गए कि इस फिल्म को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं उस वक्त की स्टार कास्ट क्या होती? मतलब अभी जो ये स्टार कास्ट है इससे बिल्कुल अलग उस दौर की स्टार कास्ट थी। और उस दौर में कहा जाता है कि अकबर के रोल के लिए चंद्रमोहन, सलीम के रोल के लिए डीके सप्रू, अनारकली के लिए नरगिस को कास्ट किया गया था। लेकिन नरगिस की किस्मत में शायद ये रोल नहीं था और ये पूरी स्टार कास्ट जो है ये पलट जाती है, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो आज़ादी मिलने की वजह से, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से पाकिस्तान चले जाते हैं और एक बहुत बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट जो है वो अधर में पड़ जाता है और के आसिफ को अब एक नए प्रोड्यूसर की तलाश है। इस फिल्म की कहानी में पागलपन की सारी इंतहा को पार कर दिया गया। मसलन अगर इसकी म्यूजिक की बात की जाए तो नौशाद साहब ने म्यूजिक दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नौशाद साहब को हायर कैसे किया गया? के आसिफ एक नोटों से भरा बैग लेकर नौशाद साहब पे घर गए, उनके घर पर ये बैग खोल दिया और कहा कि आपको मेरी फिल्म का म्यूजिक देना है, क्योंकि आपके अलावा मुझे कोई लगता नहीं है जो इतना परफेक्ट म्यूजिक दे सकता है इस फिल्म के लिए, और मुझे अपनी फिल्म में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कहते हैं कि नौशाद साहब वो पैसों से भरा बैग देखकर काफी खफा हो गए थे और उन्हें काफी नाराजगी हुई, जिसके बाद उन्होंने वो बैग फेंक दिया। हुआ क्या कि वो नोटों का बैग खुला, रूम में सारे पैसे बिखर गए और वो बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। लेकिन पैसा है, हर व्यक्ति को नहीं लेकिन कई लोगों को आकर्षित तो करता ही है। नौकर को आकर्षित किया और नौकर ने जाकर नौशाद साहब की बेगम को बताया कि साहब के पास इतना पैसा आया है और साहब ने उसे फेंक दिया है, रिजेक्ट कर रहे हैं, आप समझाइए नहीं तो काफी नुकसान हो जाएगा। इसके बाद उनकी पत्नी जो है वो आती है, मोहतरमा कहती है कि अरे क्या हुआ, आप लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, और पैसों के बड़े बैग को बटोरने लगती है। आसिफ को बात समझ में आती है कि इस शख्स को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। नौशाद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरा सिर्फ इंटेंशन इतना है कि मैं आपको हायर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ठीक है, पैसों से भरा बैग रखिए, हम साथ में काम करेंगे। इसके बाद बताया जाता है कि 105 गानों को इन दोनों ने मिलकर रिजेक्ट किया था, क्योंकि इन्हें लगता था कि वो जो एक परफेक्ट ट्यून चाहिए उन्हें वो नहीं मिल रही। और 105 गानों के बाद तय किया गया जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये गाना जब बना तो बाकी तो इतिहास में दर्ज हो गया। आज भी ये गाना बॉलीवुड के सबसे सुपरहिट गानों में से एक है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इस गाने को बनाने के बाद जो सिंगर्स थे, लता जी, रफी साहब, इस फिल्म में उन्होंने केवल 300 से 400 रुपए लिए थे। हालांकि उस दौर में गुलाम अली खान साहब ने इस फिल्म में गाना गाने के लिए 25,000 रुपए लिए थे। लता जी, रफी जी 300, 400, 2500। और इस अकेले गाने को बनाने के लिए प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म के जितने गाने हैं उसमें से इस एक गाने का जो खर्च आया था सेट सब मिला के वो था 10 लाख रुपए।
अब देखिए, उस दौर के 10 लाख को आप इसी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंगर का पैसा सिर्फ 300 से 400 रुपए था, और लता जी और रफी साहब ये हाईएस्ट पेड सिंगर्स में से थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कीमत रही होगी 1947, 49, 50, 51, 52, क्योंकि 60 में तो फिल्म रिलीज हो गई थी। उस दौर में 10 लाख रुपए, परफेक्शन एट इज बेस्ट। इस फिल्म का एक और किस्सा है जो कि आसिफ की डेडिकेशन को समझाता बताता है कि फिल्म जो है राजस्थान में शूटिंग हुई थी, रेत में शूटिंग हुई थी, और हाथी घोड़ों का इसमें खूब इस्तेमाल हुआ था। कैसे सेट को रियलिस्टिक बनाया जाए, कैसे फौज का यहां इस्तेमाल किया गया, और सेना के कैंप में जाकर उन्होंने बाकायदा परमिशन मांगी। उस दौर में रक्षा मंत्री थे कृष्णन मेनन शायद, तो उनके पास जाकर इजाजत मांगी गई, और उसके बाद जो शूटिंग हुई उसका रिजल्ट टीवी पर बहुत बहुत ओरिजिनल लगता है। इनफैक्ट ये फिल्म कलर्ड होकर आई तब भी लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। एक और इसका किस्सा बड़ा वायरल हुआ था कि पृथ्वीराज कपूर जो थे वो फिल्म को शूट कर रहे थे रेगिस्तान में, और उन्हें नंगे पैर चलना था, और क्योंकि नंगे पैर वो चल रहे थे तो उनके पैर में बहुत सारे छाले पड़ गए थे। ये बात जब आसिफ को पता लगी तो आसिफ ने खुद भी अपनी जो चप्पल जूते थे उतार दिए, और इसके बाद जितनी भी शूटिंग वहां पर हुई वो नंगे पैर की, ताकि वो एक्टर को बता सकें कि जो आप कर रहे हैं वो फिल्म के लिए कितना जरूरी है, और इसमें मैं आपके साथ हूं। बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत ही बड़ी बात है किसी इंसान के डेडिकेशन, पैशन को लेकर, और यही वजह है कि इतिहास बनते हैं। इस फिल्म से बीच में इन्हें निकाला भी जा रहा था, क्योंकि आसिफ ने इस फिल्म का बजट इतना बड़ा कर दिया था कि जो प्रोड्यूसर साहब थे उनको लगा कि यार इस आदमी ने पागल बना दिया, और इतना ज्यादा खर्च कैसे हम बहन करेंगे, और क्यों ना हम डायरेक्टर चेंज कर देते हैं जो चीजों को बेहतर कर दे। तो एक नए डायरेक्टर थे सोहराब मोदी साहब, उनको फाइनल कर लिया गया, और शाहपुर जी ने उनसे बात की, संवाद किया, और कहा कि इस फिल्म को आप डायरेक्ट करेंगे। उन्हें बाकायदा बुलाया भी गया, वो सेट पर पहुंचे, सेट को देखा, यह था कि कल से वो आकर शूटिंग शुरू कर देंगे। लेकिन जब वो वहां से वापस घर जाते हैं तो बीच में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, और सोहराब मोदी के साथ जो ड्राइवर बैठा था उस ड्राइवर ने कहा कि ये आसिफ मियां यार बड़े पागल इंसान है, दिन भर सेट पे लड़ाई करते हैं कि अनारकली को और मोती चाहिए, और इसके लिए ये मंगा दो वो मंगा दो, और ये आदमी खुद 2 जोड़ी कुर्ता पजामा लेकर रहता है। कहा कि ये अपने सेट को इतना भव्य दिखाता है और उससे घर में चटाई पे सोता है, सैलरी मिलती है तो जो इसके मजदूर हैं जहां जहां पैसे नहीं बटे थे वहां बांट देता है। कैसा पागल आदमी आ रही है, और इस तरह के आदमी को मतलब कहां कहां से खोज लाते हैं। साथ ही ये भी कहा कि अच्छा मतलब काफी सीधे भले आदमी है। कहते हैं कि सोहराब मोदी जिस फिल्म के डायरेक्टर बन गए थे उन्होंने उसके बाद शाहपुर जी को कॉल लगवाई और कहा कि सर देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने मुझे मौका दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस फिल्म का भला चाहते हैं तो कि आसिफ के अलावा किसी के बारे में सोचेगा मत, वरना फिल्म डूब जाएगी। उसको दीजिए, भरोसा रखिए कि फिल्म इतिहास बनाएगी। और सोहराब जी मोदी के शब्द आज इतिहास में दर्ज है कि आसिफ ने फिल्म बनाई, और आसिफ पागलपन के साथ साथ थोड़े रंगीन मिजाज इंसान भी थे। मतलब उनकी पहली बीवी जो थी सरिता देवी जी, वो उनके मामा की लड़की थी, और उनकी शादी हो जाती है, दोनों काफी खुश रहते हैं। लेकिन उनकी पत्नी हमेशा कहती थी कि ये बहुत ही नेक दिल, अच्छा इंसान जो साथ निभाता है, मेहनत करता है, सेवा करता है, लेकिन एक्सट्रीम रंगीन मिजाज है। फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उसमें उनकी फ्रेंड थी निगार, जिसको उन्होंने काम दिलवाया था सरिता देवी ने। इनका उनका अफेयर शुरू हो गया और फिर शादी कर ली। बाद में उनकी लड़की जो है उसने बताया कि कभी भी मेरी माँ के साथ सरिता जी ने रिश्ते खराब नहीं किए थे, और वो हमेशा अपनी फ्रेंडशिप को प्रायोरिटी में रखा क्योंकि वो जानती थी ये शख्स ऐसा है। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के अराउंड ही इन्होंने दिलीप साहब की बहन से भी प्यार कर लिया, और दिलीप साहब की बहन से जब चौथी शादी की तो कहते हैं कि दिलीप साहब बहुत नाराज हो गए थे। वो इतने नाराज हो गए थे कि ये फिल्म जब रिलीज हो रही थी तो इस फिल्म के प्रीमियर पर भी वो नहीं गए। लेकिन इस फिल्म ने दिलीप कुमार को, मधुबाला को और इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को अजर अमर कर दिया। हालांकि जो श्राप इनकी वाइफ ने दिया था वो सच हुआ। संजीव कुमार साहब के घर पर एक दिन ये बैठे थे और 70 के दशक में इनकी मौत हो जाती है। वाइफ ने कहा था कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, लेकिन वो पहुंची, सारे कर्म किए। 52वीं पुण्यतिथि उनकी। हमें लगा कि इस दिलचस्प इंसानी कहानी हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि मुगल आजम अपने आप में इतिहास को समेटे, और जिस इंसान ने इतिहास बनाया उसको जानना भी जरूरी।